Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. In today's video, we are going to cover the second part of October month for Indian economy's current affairs. हमारे पास अक्टूबर में जो करंट अफेयर रहे उनके लिए सोर्सेज हमारे पास आरबीआई का वेबसाइट है, पीआईबी का वेबसाइट है, देन वी हैव द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. आरबीआई में हमें बैंकिंग रिलेटेड और फाइनेंस सेक्टर के करंट अफेयर मिलते हैं, पीआईबी पर हमें गवर्नमेंट स्कीम के डेटा मिलता है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पर हमें इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स मिल जाते हैं और उनका एनालिसिस मिल जाता है. ठीक है, बट अगर आप ये वीडियोस को थॉरोली फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन सारे सोर्सेज से छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि आपके लिए वो मेहनत हम कर रहे हैं. तो देखते हैं क्या करंट अफेयर थे अक्टूबर सेकेंड पार्ट में. चाइना ने फाइल किया WTO कंप्लेंट इंडिया के खिलाफ और कहा जा रहा है कि इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर और बैटरीज पर सब्सिडीज प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो सबसे पहले इशू समझते हैं. जब WTO बनता है 1 जनवरी 1995 को, तो WTO में एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स आता है, जिसको हम बोलते हैं ASCM. एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, ये आता है. ठीक है, अब इसमें WTO क्या बोलता है कि जो भी मेरे मेंबर कंट्रीज हैं बट वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वो अपने एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्टेड आइटम्स पर सब्सिडीज नहीं दे सकते. ठीक है, अगर आपको लास्ट वीडियो याद है तो हमने देखा, उसमें हमने रोड टैप स्कीम की बात किया था कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम था उसको नेग्लेक्ट करके, उसको रिप्लेस करके हम रोड टैप लेके आए थे. रोड टैप WTO के कंप्लायंस पर ऐड ऑन करता था, पर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था उसमें यही इशू था कि हम एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दे रहे थे. बट अभी भी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर और बैटरीज के एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देता है. इसलिए चाइना ने कर दिया कंप्लेंट कि चाइना कहता है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है, तो उसका अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देना नहीं बनता. वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे, वो ठीक है, वो लोकल कंटेंट क्रिएशन के लिए सब्सिडीज दे, वो एक अलग बात है, बट एक्सपोर्टर्स को एज सच सब्सिडी दे रहा है तो वो एग्रीमेंट ऑफ सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर का उल्लंघन कर रहा है. इसलिए चाइना ने कर दिया है कंप्लेंट. तो देखते हैं क्या बात आती है. चाइना ने फाइल किया WTO कंप्लेंट अगेंस्ट इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड बैटरी सब्सिडीज. तो इंडिया कहते दो चीज़ों पर सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए. ठीक है, जो कि एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स को खराब करता है, वायलेट करता है. ठीक है, अब इससे चाइना को क्या प्रॉब्लम है? चाइना को ये प्रॉब्लम है कि अगर इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देगा, मान लीजिए इंडिया में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बना से 5 लाख रुपए का. ठीक है, सॉरी, ये 50 लाख की वैल्यू बढ़ गई, चलो 50 लाख की बात कर लेते हैं. कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बना 50 लाख रुपए का और उसने अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे दिया सिर्फ 5 लाख रुपए का, तो अब ये नेट एक्सपोर्टर का प्रोडक्ट रह गया 45 लाख का. तो 5 लाख रुपए वैल्यू कम हो गई, 45 लाख का प्रोडक्ट रह गया. मान लीजिए चाइना यही प्रोडक्ट 50 लाख का ही बना रहा है और 50 लाख का बेच रहा है, तो इंडिया का प्रोडक्ट ज़्यादा कंपेटिटिव हो गया चाइना के प्रोडक्ट के बदले, क्योंकि हमारा प्राइस सस्ता हो गया. तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी. तो चाइना का व्यापार, चाइना का ट्रेड खराब होगा, तो चाइना का ट्रेड जो है वो डिस्टोर्ट होगा. इसलिए चाइना ये एलिगेशन लगा रहा है इंडिया पर, WTO में कंप्लेंट करता हुआ कि इंडिया जो है वो मिडिल इनकम कंट्री होने के नाते, डेवलपिंग कंट्री होने के नाते अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी नहीं दे सकता. और WTO भी यही बोलता है. WTO कहता मेरा एक एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स हो रखा है, जहाँ पे कोई भी मिडिल इनकम कंट्री या डेवलपिंग कंट्री अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी नहीं देगा और इंडिया उसका वायोलेशन करता है. इसके बदले में इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर, कि तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तब तुम अपने प्रोड्यूसर को कोई इंसेंटिव दे दो, चीप लैंड प्रोवाइड कर दो, टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड कर दो, टैक्स हेवन प्रोवाइड कर दो. वो एक सेपरेट केस है, सब्सिडीज नहीं देनी है. या तुम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस केस में सब्सिडी दे दो. तुम इंडिजीनियस डोमेस्टिक लेवल पर सेल करने के लिए तुम सब्सिडी दो, वो तुम हमें कुछ नहीं बोलेंगे. बट अगर तुम अपने एक्सपोर्ट रिलेटेड आइटम्स पर सब्सिडी दोगे तो वो हमारे ASCM के एग्रीमेंट को वायलेट करेगा. तो हमें इसका मीनिंग याद रखना है कि अगर मिडिल इनकम कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज कोई किसी भी तरह का सब्सिडी देते हैं अपने एक्सपोर्टर को, तो वो ASCM दैट इज एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स को वायलेट करता है. ठीक है, इसके बदले में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आ जाए, रोड टैप स्कीम आ जाए, वो WTO की गाइडलाइंस के मुताबिक हैं, वहाँ पर ASCM का वायोलेशन नहीं होता है. क्लियर?
इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में बात करें तो चाइना इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए। यूएसए इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइना इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024-25 का डेटा हमें क्या बता रहा है, और ये डेटा मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया। ये डेटा हमें बता रहा है कि हमने एक्सपोर्ट किया चाइना को $14 बिलियन का, जो कि पिछले साल के मुकाबले 23-24 के मुकाबले 14.5% कम है। और हमने इंपोर्ट किया चाइना से $113 बिलियन का, जो कि 11.5% ज़्यादा है 2023-24 के इंपोर्ट्स के मुकाबले जो चाइना से इंपोर्ट इंडिया में आ रहे हैं। इसका मतलब इंडिया ने इंपोर्ट ज़्यादा किए हैं, एक्सपोर्ट कम किए हैं, तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है लगभग $99 बिलियन की, जो कि एक स्ट्रक्चरल कंसर्न है इंडिया के लिए कि इंडिया इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, तो वो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को भी ख़राब करेगा, इंडिया की करेंसी को भी ख़राब करेगा। तो हमें यहाँ से ये डेटा सेट्स बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चाइना क्यों चैलेंज क्रिएट कर रहा है ईवी सब्सिडीज़ के लिए? तो सबसे पहले चाइना का एक स्ट्रेटेजिक रीज़न है। चाइना का स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या है? चाइना डोमिनेंस रोल प्ले करता है ईवी मैन्युफैक्चरिंग में और बैटरी की सप्लाई चेन्स में। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या बैटरीज की बात करते हैं तो जो ईवी बैटरीज हैं वहाँ पे जब आप रॉ मटेरियल देखेंगे तो आपके पास जर्मेनियम, गैलियम या फास्फोरस, ये प्रोडक्ट ज़्यादा आते हैं जो एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं बैटरीज बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में चिपसेट को बनाने के लिए। चाइना इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना के पास लार्जेस्ट हब्स हैं जर्मेनियम और गैलियम के, और कुछ हब्स हैं फास्फोरस के। तो इसलिए चाइना कहता मेरा डोमिनेंस है और मेरा डोमिनेंस खराब हो रहा है। पहला ये कंसर्न है। देन काउंटर्स द ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम चाइना। ठीक है, अब आप चाइना से डाइवर्सिफिकेशन लेके आना चाहते हो प्रोडक्शन का, जो कि चाइना तो चिढ़ेगा ही इस बात के लिए, इसलिए चाइना ने हमारे ऊपर कंप्लेंट कर दिया है। प्लस इट यूजेस WTO एज जियो इकोनॉमिक टूल। चाइना अब WTO का एक जियो इकोनॉमिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है कि जो जोग्राफिकल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज में इशू हैं, WTO को बीच में बुलाया गया है कि हमारे इशू को सॉल्व करवाओ। क्लियर? तो WTO का एक मल्टीलेटरल रोल यहाँ पे पता चलता है ट्रेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए। ट्रेड डिस्प्यूट कौन हैंडल करेगा? हमारे पास डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO के अंदर, जो इस डिस्प्यूट को रिड्रेस करेंगी। बट इसमें भी एक इशू चल रहा है कि 2019 से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का कोई चेयरपर्सन नहीं अपॉइंट किया है। वो USA के इश्यूज़ हैं कि क्यों अपॉइंट नहीं किया है, वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में IR में हम कवर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के लिए कि इंडिया अगर सब्सिडी प्रोवाइड करता है तो पॉजिटिव्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं? पॉजिटिव्स हैं कि इट फोर्सेस लीगल वेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, अब चाइना ने हम पे कंप्लेंट कर दिया, इंडिया सब्सिडी दे रहा है, WTO बीच में आ जाता है, तो हम एक ज़्यादा लीगल बैकिंग की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जाएंगे। चाइना ने अगर कंप्लेंट किया, WTO अगर हमारे अगेंस्ट कोई रूलिंग देता है तो इंडिया को भी पता होगा कि हाँ, मेरे को मल्टीलेटरल जो चैनल्स हैं, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अपना पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना होगा। तो हमारी पॉलिसी को लीगल वेटिंग मिलता है एंड अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम इंडिया वाले ये पॉजिटिव अपना पॉइंट रख सकते हैं कि फिर हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को कैसे प्रमोट करें अगर हम अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हम कैसे ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें कार्बन एमिशन कम हो। तो इंडिया यहाँ अपने आप को एक पॉइंट बता सकता है। देन पुश फॉर क्लियर WTO रूल्स ऑन क्लाइमेट सब्सिडीज। तो क्लाइमेट रिलेटेड जो सब्सिडीज देनी है वहाँ पे हम WTO से पूछ सकते हैं कि फिर भाई तुम क्लियर कट बताओ कि क्लाइमेट रिलेटेड सब्सिडीज को फिर कैसे डिसमिनेट किया जाए। तो ये हम अपने आर्गुमेंट में पॉइंट रख सकते हैं। बट अभी भी कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने को पड़ सकते हैं। सबसे पहले रिस्क ऑफ एडवर्स रूलिंग, जो कि हमें पॉलिसी रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अगर रूलिंग हमारे अगेंस्ट आ जाता है तो सारी पॉलिसी हमें रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमारी सब्सिडाइजेशन पॉलिसी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। एक ये दिक्कत, फिर डिले हो जाएगा ईवी इकोसिस्टम की स्केल बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्टर्स प्रमोट नहीं करेंगे, एक्सपोर्टर्स मोटिवेट नहीं होंगे ईवी को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ दिक्कत आ सकता है। प्लस वल्नरेबिलिटी आ जाएंगी सब्सिडी लेड मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अब आपके पास कितना एम्प्लॉयमेंट होगा ईवी सेक्टर में, बैटरी सेक्टर में। तो जब एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी ऐसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज़ और ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी सब्सिडी लेड मैन्युफैक्चरिंग में केस में।
तो ये हमें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ईपीएफओ ने क्लेरिफाई किया कि 75% ऑफ द फंड्स कैन बी विड्रॉन इमीडिएटली इफ अनएम्प्लॉयड एंड 100% व्हेन विदाउट जॉब फॉर अ ईयर। ठीक है, अभी तक अगर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई पीएफ स्कीम में पैसा लगा रखा है, तो अभी तक जो हमारे रूल्स थे वो ये कहते थे कि अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप नहीं निकाल सकते अपना पैसा, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप 50% पैसा ही निकाल सकते हो, आप 100% पैसा अपने पीएफ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट सेविंग्स को प्रमोट करते हुए, कंजम्पशन को प्रमोट करते हुए, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी को प्रमोट करते हुए फाइनेंस सेक्टर ने ये रूल दिया ईपीएफओ को कि सर ऐसा करो कि अगर कोई पर्सन विदाउट एनी जॉब है तो वो 75% तक अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है ईपीएफओ से, और अगर वो अनएम्प्लॉयड है 1 साल से तो 100% पैसा वो विड्रॉ कर सकता है ईपीएफओ से। ठीक है, बस इतना ही करंट अफेयर ये हमें याद रखना है कि पहले की जो रूलिंग थी ईपीएफओ की, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो 50% पैसा ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप 75% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं 1 साल से तो आप 100% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन नेट एफडीआई इनफ्लो 159% से कम हुआ अगस्त में, आरबीआई का डेटा ये बता रहा है। अब सबसे पहले ये जानना है कि आरबीआई ये डेटा क्यों रिलीज कर रहा है। आरबीआई इज द मैनेजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैनेजर है आरबीआई। फॉरेक्स रिजर्व में हम 4 चीजें लेते हैं, फॉरेन करेंसी, देन गोल्ड, एसडीआर दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एंड रिजर्व ट्रेंच पोजीशन ऑफ आईएमएफ, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन ऑफ आईएमएफ, इंडिया को आईएमएफ से कितना लोन मिल सकता है उसका कोटा। ठीक है, तो ये 4 चीजों से मिलकर बनता है मेरा फॉरेक्स रिजर्व, और फॉरेक्स रिजर्व का मैनेजर कौन है? आरबीआई। अब फॉरेक्स रिजर्व में आ गई फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन से जो भी एफडीआई आ रही है, एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन से जो भी मुझे एफडीआई आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो फॉरेन करेंसी में आएगा, इसलिए ये सारा डेटा आरबीआई के पास होता है। इतना क्लियर है? आरबीआई क्यों ये डेटा रिलीज कर रहा है? क्योंकि आरबीआई इसका मैनेजर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आरबीआई कहता कि नेट एफडीआई फॉल किया है 159%। अब ये नेट एफडीआई क्या होता है? नेट एफडीआई होता है एफडीआई इनफ्लो माइनस एफडीआई आउटफ्लो। इंडिया में कितना एफडीआई आया और इंडिया से कितना एफडीआई गया, उसका नेट वो -159% है। मतलब अगस्त मंथ में जितना एफडीआई आया उससे ज़्यादा एफडीआई वापस बाहर चला गया, तो नेट एफडीआई -59% बताया जा रहा है। तो देखते हैं क्या न्यूज़ था। नेट एफडीआई कम हुआ -59% से, जो कि अमाउंट वाइज -$616 मिलियन है, -$616 मिलियन नेगेटिव जा रहा है। तो इतना फॉरेक्स हमारे पास से चला गया, तो मोर मनी हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है जितना एंटर हुआ। ठीक है, नाउ ग्रॉस एफडीआई क्या होता है? कितना एफडीआई इंडिया में आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, देन इसमें से मैं माइनस करूंगा रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट। जिन लोगों ने एफडीआई के थ्रू शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने शेयर बेच दिए और अपना पैसा वापस निकाल के ले गए, उसको बोलेंगे रिपैट्रिएशन। मनी विड्रॉन बाय द फॉरेन इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया बाय सेलिंग द एसेट्स और प्रॉफिट रिपैट्रिएशन। कोई प्रॉफिट हुआ वो निकाल के ले गए। ठीक है, ये एसेट्स बेच दिए, शेयर्स बेच दिए। देन आउटवर्ड एफडीआई, इंडिया के इन्वेस्टर्स ने फॉरेन कंपनीज में क्या इन्वेस्ट किया, उसको आउटवर्ड एफडीआई बोलेंगे। मनी इन्वेस्टेड अब्रॉड बाय इंडियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज ने बाहर क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ग्रॉस एफडीआई में से जब मैं ये रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट वाला पार्ट माइनस करूंगा और आउटवर्ड एफडीआई माइनस करूंगा, तो जो मेरे पास बचेगा दैट इज नेट एफडीआई। तो ग्रॉस इनफ्लोज माइनस रिपैट्रिएशन माइनस आउटवर्ड एफडीआई, तो मेरे पास बचा नेट एफडीआई। नेट एफडीआई के लिए क्या बोला जा रहा है? ये है -$616 मिलियन, माइनस में है $616 मिलियन, पैसा ज़्यादा बाहर किया है, फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ। क्लियर? चलिए, अब पॉसिबल कॉजेज क्या हैं इस वोलेटिलिटी के? सबसे पहले ग्लोबल फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्लोबली हाई इंटरेस्ट रेट है। इंडिया में रेपो रेट कम हो रहा है। ठीक है, नवंबर 2024 से शुरू हुआ और नवंबर 2025 तक
हमारा आरबीआई ने रेपो रेट कम किया 125 बेसिस पॉइंट से, मतलब 1.25% रेपो रेट कम किया। बट ग्लोबल लेवल पर बाकी कंट्रीज़ में रेपो रेट हाई है। तो जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे वहाँ आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है और रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, बॉन्ड्स पर यील्ड ज़्यादा मिलता है। इसलिए शायद इंडिया में इन्वेस्टमेंट अनअट्रैक्टिव रहा और फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रहा है, इसलिए शायद कैपिटल आउटफ्लो हुए होंगे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की तरफ। करेंसी रिस्क है, आपकी करेंसी रुपी लार्जली डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। अब इसका क्या केस है, से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट भेजा $100 का, जब डॉलर था 80 रुपीज़, तो मतलब 8,000 रुपये उसने इंडिया में भेजे। अब इन्वेस्टमेंट तो उसका $100 का ही है, बट करेंसी डेप्रिशिएट होके हो गया 90 रुपये, तो अब उसका डॉलर वैसे ही 9,000 का हो गया, तो उसको 1,000 रुपये वैसे ही बेनिफिट हो गया, तो वो पैसा निकाल के ले गया। तो डेप्रिसिएशन से उसके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और वो पैसा निकाल के ले गया, एक ये दिक्कत। देन प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं उनको जो भी इंडिया में पैसा हुआ वो अपना पैसा निकाल के ले गए प्रॉफिट वाला, तो ये एक दिक्कत। प्लस पॉलिसी अनसर्टेनिटी इन सम सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में अभी भी इन्फ्लेशन है, बहुत सारे सेक्टर्स की रिकवरी नहीं हो पाई है कोविड के बाद, जिसके कारण उन सेक्टर्स में से पैसा वापस बाहर जा रहा है। और बेस इफेक्ट है, लार्जली इनफ्लोज इन द अर्लियर मंथ्स, पिछले काफ़ी महीनों में लार्ज एफडीआई इनफ्लो हुआ था। अप्रैल मंथ के बाद जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर आया तो बहुत एफडीआई आया था, तो तब हमारा बेस अच्छा था, ठीक है, एफडीआई ज़्यादा आया हुआ था। बट जब मैं अगस्त मंथ को पिछले महीनों से कंपेयर कर रहा था तो मुझे वहाँ पता चला कि नहीं जी, जो अगस्त मंथ में एफडीआई आई है वो बेस इफेक्ट के कारण कम लग रही है, क्योंकि पिछले महीने में ज़्यादा एफडीआई आई थी और इस महीने कम एफडीआई आई है, तो वो मुझे एफडीआई एक्चुअल में कम लगेगी, पिछले महीने के मुकाबले कम एफडीआई आई है, तो वो बेस इफेक्ट भी था। तो ये सारे रीज़न बताए जा रहे हैं जिसके कारण इंडिया में से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर चला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। केरला ने खुद को डिक्लेयर किया इंडिया का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट, और कब से करेगा ये, 1 नवंबर से कर दिया है। अब इसमें ये जानना जरूरी नहीं है हमारे पास कि कब से लागू होगा। केरला बन गया है पहला स्टेट, फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का डेफिनेशन समझेंगे। वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन देता है एक्सट्रीम पॉवर्टी का। क्या डेफिनेशन देता है वर्ल्ड बैंक, कि अगर कोई कंट्री में पर कैपिटा पर डे एक्सपेंडिचर $2.15 से कम है, लेस देन $2.15 पर कैपिटा पर डे, तो ऐसी कंट्री को कहा जाएगा, ऐसी पॉवर्टी को कहा जाएगा एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। अगर किसी कंट्री में पर कैपिटा मतलब पर कंज्यूमर अगर एक दिन का खर्चा $2.15 नहीं है कंजम्पशन पर, तो उसे एक्सट्रीम पॉवर्टी में कहा जाएगा। और केरला वाले कहते कि हमने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी से दूर कर लिया है, फर्स्ट नेशन बन गए हैं जिसमें कोई भी पर्सन एक्सट्रीमली पुअर नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन गया है इंडिया का पहला स्टेट केरला, और ग्लोबल लेवल पर सेकंड रीजन बन गया है आफ्टर चाइना। चाइना ने ये लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था, 2024 में डिक्लेयर किया था कि हम एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री नेशन बन गए हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन समझ लीजिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है। अगर इंडिविजुअल अनेबल हैं बेसिक नीड्स को देखने के लिए, फूड, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथिंग, बेसिक नीड्स में 5 चीज़ें आई, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और पढ़ाई। अगर कोई पर्सन पर डे 2.15 का एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता इन बेसिक नीड्स के लिए, तो वो एक्सट्रीम पुअर कहलाएगा। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है कि अगर $2.15 से पर पर्सन पर डे कम पे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप एक्सट्रीमली पुअर हो। और इंडिया का मेजर क्या है, इंडिया का मेजर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि नीति आयोग बताता है, ठीक है। उसमें 3 चीज़ें ली हैं हमने, न्यूट्रिशन जो कि हेल्थ को बताता है, देन हाउसिंग, सैनिटेशन, ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताते हैं, देन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एक्सेस टू सर्विसेज। ये सारी चीज़ें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का पार्ट बनते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, नीति आयोग रिलीज करता है, उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, आप पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग की तरफ से जो बताता है, इसमें इंडिया में हम एक्सट्रीम पॉवर्टी चेक करते हैं MPI की मदद से। वर्ल्ड बैंक का डेटा ये है, डेफिनेशन ये बोलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन पॉवर्टी का पक्का बनता है हर साल HCS के प्रीलिम्स में। आगे बढ़ते हैं। नाउ नीति आयोग 2023 के अकॉर्डिंग MPI को कैलकुलेट करते हुए केरला क्या बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 0.55% ऐसी पॉपुलेशन है जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, जो कि लोएस्ट है इंडिया में, और वो नवंबर तक हम खत्म कर देंगे।
एक बात, नेक्स्ट बेस्ट स्टेट्स कौन से हैं? गोवा जहाँ 0.84% है पॉवर्टी, और पुडुचेरी जहाँ पे 0.85% है एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो ये नेक्स्ट बेस्ट स्टेट्स हैं। तो पहले 3 स्टेट्स भी हम याद रखेंगे, केरला, गोवा और पुडुचेरी। ठीक है, ये तीनों में एक्सट्रीम पॉवर्टी सबसे लोएस्ट है। ठीक है, और बिहार, यूपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। चलिए, तो अब इसमें एक ये चीज़ और समझनी थी कि आपके पास जो एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हो रही है, उसमें जो हमारा नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन पर हमारे पास सेपरेटली 12 इंडिकेटर्स बनते हैं। 3 इंडिकेटर यहाँ हैं, 2 इंडिकेटर एजुकेशन में है और 7 इंडिकेटर हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। वर्ल्ड लेवल पर भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, वो यूएनडीपी रिलीज करता है ऑक्सफोर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के साथ, उसमें 10 इंडिकेटर्स हैं। इंडिया के नेशनल एमपीआई जो कि नीति आयोग रिलीज करता है, उसमें 12 इंडिकेटर्स हैं। तो 12 के 12 इंडिकेटर्स में इन तीनों स्टेट ने बढ़िया काम किया है, मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिसके कारण केरला में सबसे कम पॉवर्टी, देन गोवा एंड देन पुडुचेरी। क्लियर? सो दीज आर द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट वीडियो में हम सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।